मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई परफेक्ट ऐसा मूल मंत्र है कि अगर किसी की 5 आदमी की टीम है, चाहे 50 की है चाहे 500 की है, कोई ऐसा मूल मंत्र जिसकी टीम अपग्रेडेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको अपना थॉट दूसरे को देना पड़ेगा। छोटा व्यापारी क्यों मार खाता है? वो टीम पे काम नहीं करता। अगर इतना ही डर है तो फिर तो भाई साहब आप छोटे के छोटे ही रह जाओगे ना। कि कोई आदमी आपको अपनी मर्सिडीज दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है वो दुबई में खड़ा है, कोई दिखा रहा है कि उसने डिफेंडर ले ली, कोई दिखा रहा है कि उसका इतने लाख का प्रॉफिट है। अरे भाई उससे क्या फ़ायदा। 2012 में जब मैंने बिजनेस बंद किया तो मैं बहुत अच्छी वेल्थ से डेट में आ गया। हमारी ये सोच थी कि भैया अपना ही बिजनेस इतना मजबूत है कि हमें कुछ और की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आई वॉज बॉर्न पुअर, ठीक है। आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जब लोगों के पास घर में खिलौना नहीं होता था, मेरे पास तब भी मारियो निंटेंडो गेम होता था घर में। तो समाज की इज्जत को बनाए रखना है तो जेब में पैसा बहुत ज़रूरी है। तो वो जो लड़की की शादी थी उसके पिताजी एकदम भागते भागते आए मेरे पास, अरे बेटा आप सूट नहीं पहनते। अब भाई साहब आपकी कृपा से अभी 3 महीने पहले उनके लड़के की शादी हुई। ओके। वो आए हमारे पास, 1.25 लाख का। तो भाई साहब इतना बड़ा फल का टोकरा जैसे मैं उनका दामाद हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिक डिमानी, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। और आज मैं हूं एक ऐसे इंसान के साथ जिनकी रील्स आपने जरूर देखी होगी और आपको पता है कि मैंने अपनी सीरीज शुरू की है कार्तिक दीवान चैनल के ऊपर, जिसका नाम है ब्रांड बनाओ। ब्रांड बनाओ का मतलब क्या है कि जीरो से आदमी कैसे ब्रांड बनाएगा। और मैं ऐसे कुछ ना कुछ फाउंडर्स को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस बिल्ड किया है, कैसे किया है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, पैसा कमाया है, तो वो चीज़ आप कैसे सीखोगे इस सीरीज के अंदर। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन आज के जो गेस्ट है ना, नॉर्मल गेस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी रील्स तो आपने जरूर देखी होगी कभी ना कभी। और इनकी जो पर्सनैलिटी है, देखते ही लोग पहचान लेते हैं कि ये है कौन। और आप भी देखते ही पहचान गए होंगे टाइटल और थंबनेल को देखते हुए। यानी कि आज की डेट में हर यूथ की इंस्पिरेशन मिस्टर दीपक वधवा जी। वेलकम दीपक जी, कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच। और कार्तिक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपने पहले ही कह दिया कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, तो दोस्तों मेरे अब नॉर्मल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो ज्ञान लिया है आप सब लोगों से ही लिया है, अपने तजुर्बे से थोड़ा बहुत अर्जित किया है। और कार्तिक भाई को मैं तब मिला था जब मैं अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहा था। तो दोस्तों क्या हुआ, जब आदमी कोई नया काम करता है तो कोई उसके साथ आना नहीं चाहता। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कार्तिक भाई का, क्योंकि उस वक्त इनके थे 300 कुछ के फॉलोअर्स थे इनके पेज पे। और मैं तो शुरू ही कर रहा था तो मेरे तो चंद हज़ार भी नहीं थे। तो मैं जब भी किसी को अप्रोच करता था कि सर आप मेरे पॉडकास्ट में आइए, तो लोग कहते थे नहीं यार अभी चैनल छोटा है, अच्छा थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा फिर देखते हैं, फिर ऐसे ऐसे बातें बनाते थे। तो मैंने पहली बार कार्तिक भाई को मैसेज किया और इन्होंने कहा हाँ जी मैं ज़रूर आ जाऊँगा। ये सहारनपुर से आ गए अपना पॉडकास्ट देने के लिए, नोएडा। तो मैं तो इनका वैसे ही बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रवान हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने, मतलब मेरा चैनल उस वक्त इत्तू सा था और ये इतने बड़े थे, इतने विशाल थे, लेकिन इनका दिल उससे भी ज़्यादा विशाल है, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। और मैं इनका मतलब जितना भी ज़्यादा धन्यवाद दूँ वो कम है। दीपक जी, ये तो आपका बड़प्पन है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों को कंटेंट देते थे पहले, देखो मैं मानता हूँ नंबर्स है, फॉलोअर, ये एक तरीके का नंबर है। 300 के 400 के ये घटता बढ़ता रहता है कहीं ना कहीं। बट कमाल की बात, आप उस टाइम पे भी जो लोगों को नॉलेज दे रहे थे और आज भी जो लोगों को नॉलेज दे रहे हो, वो जेन्युइन नोट पे बड़ी ज़बरदस्त है, जो एक्चुअल में लोगों को चाहिए। और जब मैं आपसे मिला था, आपने एक बड़ी प्यारी बात कही थी उस टाइम कि मैं लोगों के साथ, कोई आजकल ट्रेडिंग में चलता है ना शॉफ दिखा के, बिल्कुल कि पैसा लगवा दिया, ये करवा दिया, आप वो काम नहीं करते, लोगों को जेन्युइन एडवाइस देते हो, इसीलिए लोग आपके फ़ैन हैं। कार्तिक भाई मैं तब भी ये कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, और मेरी रीलों के माध्यम से ही मैं आगे भी यही कहता रहूँगा कि कोई आदमी आपको अपनी मर्सिडीज़ दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है वो दुबई में खड़ा है, कोई दिखा रहा है कि उसने डिफेंडर ले ली, कोई दिखा रहा है कि उसका इतने लाख का प्रॉफिट है। अरे भाई उससे क्या फ़ायदा होना है। कुछ भी नहीं। आप
किसी को ये दिखा के अपनी तरफ खींचने की बजाय मेरा मानना ये अपनी नॉलेज से खींचो, अपने प्यार से खींचो, आप उसको क्या डिलीवर कर पा रहे हो उससे खींचो। आज अगर मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास मर्सिडीज़ है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला, मैं आपको एक टायर के रबड़ की इतनी सी हवा भी नहीं देने वाला उसकी। ट्रू। लेकिन यदि मैंने कोई आपको ज्ञान आपके साथ साझा किया जिससे आपकी मर्सिडीज़ खड़ी हो जाए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मर्सिडीज़ दिखा दिखा के, डिफेंडर दिखा के, दुबई के दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के आपको अपना सामान बेचा, आप खुद सब लोग जानते हैं कि वहाँ से आपने क्या प्राप्त किया है। और जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो एजुकेशन का मैं कंटेंट देता हूँ, आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि उससे तो शायद किसी का भला हो जाए। दूसरे की मर्सिडीज़ देख के किसका भला हुआ है आज तक? एग्जैक्ट। एंड दीपक जी, एक चीज़ और भी है, क्योंकि आप जैसे ट्रेडिंग तो करते ही हो, आपने पहले बिजनेस भी किया, लेकिन मैं देखता हूँ 2 से 3 साल में आपने कोई बड़ी गाड़ी नहीं ली, कि आप कहीं दुबई नहीं गए, कोई ज़्यादा फॉरेन आपने ट्रैवल नहीं किया। रीज़न क्या है? आप पक नहीं जाते इतनी सारी चीज़ें करते हुए यहाँ पे? कार्तिक भाई, मैं ये कहता हूँ जिसको मेरी फॉरेन ट्रिप्स देखनी है ना, हाँ जी। वो एक बार मेरे पास आ जाए। अच्छा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरा पासपोर्ट देख के ही वो घबरा जाएगा। लोगों का तो एक किताब नहीं भर पाती, मेरी इतनी किताबें भरी हुई हैं। और ये मेरे ट्रेडिंग की जर्नी और ये पिछले 5 साल से पहले की भरी हुई हैं। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ मैं विज़िट ना कर चुका हूँ, दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मैं ना चला चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। भाई, मैं तब जब लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी, मेरे पिताजी के पास तब भी गाड़ी थी। मैं कोई गरीब घर से नहीं आता, ना मेरी कोई ऐसी स्टोरी है कि मैं बोलूँ कि जी मैं पहले बहुत गरीब था और मैं अमीर हो गया। नहीं, मेरी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। मैं पैदा ही एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, मेरे पिताजी बिल्कुल संपन्न हैं। हाँ, 2012 में जब मैंने बिजनेस बंद किया तो मैं बहुत अच्छी वेल्थ से डेट में आ गया, ये मैं ज़रूर कहता हूँ। और वहाँ से जो मेरा रिवाइवल हुआ वो एक समझने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आई वॉज बॉर्न पुअर। ठीक है। आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जब लोगों के पास घर में खिलौना नहीं होता था, मेरे पास तब भी मारियो निंटेंडो गेम होता था घर में। लवली। जब लोगों के पास स्कूटर और विक्की, तब एक मोपेड और विक्की बोलते थे, उसे चला करती थी, तब भी मेरे घर में गाड़ी होती थी। क्या बात। ठीक है। जब लोगों के घर में, तो छोड़ो, लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे, तब भी मेरे घर में 4 नौकर चाकर होते थे। जबरदस्त। तो आई वॉज ऑलवेज ब्लेस्ड बाय गॉड। ग्रेट। मेरे पे कभी कमी नहीं थी और आज भी मेरे पास कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि 2012 से 2017 तक का, जो 18 तक का जो मेरा समय था, मैं कहूँगा कि मैंने नॉलेज नहीं ली। मैं ट्रेडिंग में घुस गया, मेरे लॉसेस होते गए, मैं और ज़्यादा लॉसेस होते गए, और रिवेंज ट्रेडिंग करता गया। करते करते मैं एक ऐसे गड्ढे में घुस गया कि जहाँ मैं कर्जे, और कर्जे ही नहीं, बहुत भयंकर कर्जों में घुस गया, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। ठीक है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि प्रभु आपका हाथ पकड़ते हैं, आपकी नीयत देखते हैं, आपके कर्मास को देखते हैं। ठीक है। हमने कभी किसी के साथ गलत काम नहीं किया, हमने कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं दी, हमने कभी किसी के पैसे नहीं मारे। आज आप देखें टेलीग्राम पे, दुनिया जहान पे मेरे ही नाम से 50 चैनल चल रहे हैं कि पैसा दो और पैसा इतना मल्टीप्लाई करके ले लो। भाई, हम तो किसी से पैसे लेते ही नहीं है। आज तक कोई मेरे को, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति आ जाए और ये सिद्ध कर दे कि उसने मुझे पैसा दिया और मैंने उसका पैसा का उसको वो करा है, कोई भी गलत काम, तो और जिस चौराहे पे आप खड़े होकर कहोगे मैं वहाँ जूते खाने को तैयार हूँ। भाई साहब, और सर लोग ये भी तो कहने को तैयार है कि दीपक जी ट्रेडिंग सिखाते हैं, मार्केट में अफवाह फैलती है कि ट्रेडिंग सिखाते हैं मतलब आपका पैसा वो ट्रेड करते हैं, ऐसा होता है? नहीं जी, हम किसी का कोई पैसा ट्रेड नहीं करते, ना हम किसी से कोई पैसा लेते हैं। हाँ, हमारे एजुकेशनल कोर्सेज हैं, बिल्कुल, और उसके लिए भी कोई मैं डायरेक्ट पैसा नहीं लेता। वो एक कंपनी है बुलस्प्री जी। जो बुलस्प्री कंपनी है, वो क्या है कि वो मेरे, उनका टाई अप है, वो मेरे कोर्सेज बेचती है, तो पैसा वो लेते हैं। मैं तो सिर्फ उनके एक फेस की तरह जाके वहाँ पे लोगों को एजुकेट करता हूँ। लवली। मैं किसी से डायरेक्ट, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने दीपक वाधवा को एक इकन्नी भी दी है। दूसरी, अभी मैं ये जो लोग हैं इन्हीं की सुविधा के लिए एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ जिसका कि नाम है बुल्स रूम। ओके। बुल्स रूम में क्या है, मैं कम्युनिटी बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने जो अपने साथ परेशानियाँ महसूस करी जी, वो मैं आपको परेशानी बताता हूँ क्या होती है। जब आप अकेले बैठे होते हैं और आप लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, चलिए मेरे साथ तो मेरी पत्नी थी जिसने मेरा भरपूर साथ दिया। ठीक है। अधिकतर लोग आपस में अपनी फैमिलीज के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी नाकामयाबी अपने परिवार वालों को भी नहीं बताना चाहता। वेरी ट्रू। तो होता क्या है कि जब वो डिप्रेशन में आता है, वो पहले लॉस लेता है,
उस लॉस को रिकवर करने के लिए और बड़े लॉस लेता है, फिर ठीक वो है। कर्जा लेता है, कर्जे लेके फिर वो लॉस लेता है, तो वो इसमें एक ट्रैप में घुसता चला जाता है। और होता क्या है, वो अपने मन की बात अपने जो पत्नी है, अपने दोस्त हैं, उनसे भी नहीं कह पाता, क्योंकि सब लोग, कोई भी देखिए आज कार्तिक, बड़ा सीधी सी बात है, दुनिया बड़ी मीन है। एग्जैक्टली। ये सब आपकी खुशी में तो आपके साथ हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम सब करते हैं, सलाम लेकिन जब बेचारा सूरज ढल रहा होता है ना, कोई उसकी मदद नहीं करता, सब उस घर में आदमी घुस की। जाते हैं अपने। सब अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने ये मन ही मन उनका खाया जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, ठीक मैं है। एक ट्रेडिंग स्पेस बना रहा हूँ, जिसमें कि मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं पहले बता दूं दोस्तों, वो सिर्फ एक स्पेस है आप लोगों के लिए। आप आइए, वहाँ पे एक सीट लीजिए, और उसका किराया देना पड़ेगा, सीट फ्री वो भी नहीं दूंगा मैं, ओके। क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। रियलिटी है। आप वहाँ पे सीट लीजिए, आप भी ट्रेडर हैं, आपके साथ भी ट्रेडर है, उसके साथ भी ट्रेडर है, और उसमें हम लोग इतना अच्छा कंसेप्ट ला रहे हैं। सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी, वहाँ पे आप लोग आपस में इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं, आपस में मिलजुल के ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और कुछ ना हो तो एक दूसरे का कंधा तो पकड़ ही सकते हैं कि चल आज तेरा लॉस है, मेरा भी लॉस है, हम दोनों का लॉस है, कल यार सीख के दोबारा बढ़ेंगे। साथ में होना चाहिए। साथ में होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब आप लॉस में होते हैं तब उस वक्त आपको सबसे ज़रूरत है एक कम्युनिटी की, एक दोस्त की, एक सहारे की। तो मैं लोगों के लिए ये कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। अभी हम नोएडा में शुरू कर रहे हैं, उसके अच्छा। बाद हम बॉम्बे में शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे हम 100 सेंटर बनाने क्या वाले बात हैं, है। और ज्यादातर ट्रेडर जहाँ में- पे जी। मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेड करेंगे। वहाँ मंडे टू फ्राइडे में कोई आपके साथ एजुकेशन नहीं होगी। सैटरडे संडे को आपको एजुकेट किया जाएगा, अच्छा। जहाँ पे मास्टर क्लासेस होंगी, बड़े बड़े ट्रेडर्स को बुलाएंगे, कामयाब ट्रेडर्स को बुलाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स को बुलाएंगे, जो लोग आपस में आप सब लोग मिलके ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और इसका जो सैटरडे संडे कम्युनिटी होगा, मीटअप्स होंगे, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ वहाँ बैठने की सीट के पैसे होंगे बस। क्या बात है, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकाला दीपक जी। क्योंकि ट्रेडर में स्पेशली क्या होता है कि ट्रेडर जब लॉस खाता है ना, वो अकेला एक टेबल पे बैठ के खाता है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। उसको, उसके पास कोई याद भी नहीं होता, वो किसी को फ़ोन मिला ले, किसी से बात कर ले, कोई कंधे पे, वही आपने कहा कि कोई हाथ रखने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट तूफान मचाने वाला है जनरल बिल्कुल। मोड पे। सो दीपक जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि आपने पास्ट में बिजनेस किया है, ठीक है, मतलब 3 ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि जो किसी भी नॉर्मल बिजनेसमैन को कभी नहीं करनी चाहिए। एनीथिंग? देखिए जी, ज़िंदगी में मैंने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये की है कि मेरे को और मेरे पिताजी को भी, जी जी। हम दोनों को, जैसे हमने कोई भी पैसा कमाया, भाई बिजनेस है। में हमारी कमाई तो होती थी ठीक ना, है, अच्छा ठीक है। बढ़िया बिजनेस था हमारा, तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें कुछ पैरेलल इन्वेस्टमेंट करनी है। ना हमने बहुत सारी ज़मीनें ली, ना हमने बहुत सारे घर लिए, ना हमने बहुत बड़ा कोई शेयर पोर्टफोलियो बनाया, ना हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करी। ओके। हमारी ये सोच थी कि भैया अपना ही बिजनेस इतना मजबूत है कि हमें कुछ और की ज़रूरत ही नहीं। हमने 100 रुपये कमाए, रॉ मटेरियल खरीद लिया, 100 रुपये कमाए, बिजनेस का सामान खरीद लिया, धंधे का 100 पैसा रुपये लगाए, धंधे में धंधे का पैसा धंधे में लगाते रहे। ओके। ठीक है जी, मेरे को अकल भी थी, मेरे को नॉलेज भी थी, मेरे सामने था भी, अगर, और मेरे पास पर्याप्त धन भी था। मैं हर महीने जो जो पैसा मेरी कमाई होती थी मैं बिजनेस में लगाता जा रहा था। यदि वो पैसा मैंने एक 15, 20, 25 हज़ार की म्यूचुअल फंड की एक सिप चालू की होती आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले, तो आज मेरे पास 100 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ होती, केवल 15, 20, 25 हज़ार से। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास पैसा भी था, 4 लाख रुपए किलो का गोल्ड आता था भाई साहब उस वक्त। 4 लाख रुपए जी, किलो गोल्ड। मात्र मेरी शादी पे 4,000 रुपये तोला था गोल्ड, और मेरी शादी के बाद 3600 हो गया था, ये भी हुआ था। क्या तो बात। 3,60,000 का उस वक्त 2, 5, 10 किलो गोल्ड ही ले लेते, वो बेटर था। और आज भाई साहब कितने पैसे हो जाते, 1 करोड़ 10 लाख रुपए गोल्ड हो गया आज किलो। कितना फर्क है। तो कुल मिला के क्या है, गलतियां कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं सबसे ये कहता हूँ, जी। आपका एक बच्चा है, उसका खर्चा मान लो 10,000 रुपये महीने का है, उसकी पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, ठीक है। पॉकेट मनी, कपड़े, अगर उसका 10 है, मुझे नहीं पता कि वो 21, 22, 25 साल का होगा कि माँ बाप को घर रखने भी वाला है या लात मार देगा। क्योंकि आजकल जो ज़माना चल रहा है भाई, उसमें मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पहले कि बच्चे अलग रास्ते पे हैं, माँ बाप अलग हैं। क्या बात। तो भाई साहब, एक बच्चा अपना म्यूचुअल फंड के तौर पे खड़ा कर लो। अगर इस पे 10,000 खर्च कर रहे हो तो 5 ही हज़ार इस पे खर्च करो।
वो आपको आगे चाके रखने वाला है, विदेश जाएगा, किससे शादी करेगा, क्या करेगा नहीं पता, लेकिन ये जो 5,000 रुपये जिस बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये ज़िंदगी भर आपके साथ खड़ा रहेगा, बुढ़ापे तक खड़ा रहेगा, मरते दम तक खड़ा रहेगा। ये धोखा नहीं देगा। ये धोखा नहीं देगा। क्या बात है। तो ये तो आपने मिस्टेक बताई दीपक जी, जो किसी भी बिजनेसमैन को कभी नहीं करनी हाँ, चाहिए। एक मिस्टेक। एक दूसरा, जी। डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। हम्म। मैं उन लोगों को कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना फोकस फोकस फोकस, अरे आप फोकस करोगे तो भाई साहब एक ही जगह आपने, वो तो फिर अंग्रेजों की कहावत है ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब एक आदमी कह रहा है फोकस करो, एक आदमी कह रहा है कि अंडे अलग अलग जगह रखो, तो भाई अलग अलग रखने में समझदारी है। कम फोकस कर लो, अगर नहीं फोकस हो पा रहा सीईओ रख लो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे, लेकिन 4 वर्टिकल बनाओ भाई। एक बैठ गया तो आप नहीं बैठने चाहिए उसके साथ, दूसरा तीसरा चौथा कहीं ना कोई दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। परम सत्य। कैश काउ, यू शुड नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ बिजनेस। क्यों? अब मैं इस पे आपको बताता हूँ। जी। जब हम इतने से थे, जब मतलब मैंने शायद 6th करी थी, तो मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर दिला दिया था। अच्छा। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 88-89 की, विप्रो का कंप्यूटर आता था भाई साहब उस वक्त। ओके। ठीक है जी। और वो कंप्यूटर कौन सा था, 286, 386, 486 ऐसे कंप्यूटर के नंबर होते थे। क्या बात। और आज तो भाई साहब हम रैम ले रहे हैं 16 GB 32 GB की। उन दिनों हार्ड डिस्क होती थी 128 MB की। MB। तो कलर्ड मॉनिटर के साथ भाई साहब हमने वो लिया। अच्छा। और उस पर डॉस चला करता था, डॉस 5.0। क्या बात। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। अच्छा। चलो, तो हम तब तक हमें नया नया कंप्यूटर का ज्ञान हुआ। हाँ जी। उस वक्त हमारे सामने एक कंपनी आई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे रिच आदमी, बिल गेट्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट। 88-89 में शायद या 90 में इन्होंने अपनी विंडोज़ लॉन्च करी भाई साहब, तहलका मचा दिया। ओके। इन्होंने, बिल गेट्स ने। हो सकता है मैं साल में कहीं अंदर हूँ, लोग ट्रॉल ना करें कृपया करके, ठीक। क्योंकि ट्रॉलिंग बहुत आसानी से होती है। बहुत ज़्यादा। तो भाई साहब तब पता लगा बिल गेट्स जी नंबर 1 आदमी है दुनिया में, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब भाई साहब थोड़े दिन आगे चले, ऑलमोस्ट 92-93 होगा शायद, 5-1 साल आगे, नोकिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वर्ल्ड की? वर्ल्ड की। ये उस टाइम की बात बता रहे हो आप? जी। अभी नोकिया 1 आध साल रही होगी, तो एक कंपनी थी कोडेक, जो ये कैमरे और रील बनाती है। आज तो आप सब डिजिटल काम कर रहे हैं, तब वो रील आती थी 36 की, वो धुलवाते थे और वो आपको मिलती थी। तो वो कंपनी सबसे बड़ी हो गई। अच्छा। क्योंकि दुनिया में ऑल ऑफ ए सडन ट्रैवल शुरू हो गया, तो उनके कैमरे और रील बहुत बिकने लगी। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद भाई साहब सुनने में आया सिटी बैंक सबसे बड़ी बन गई। अच्छा। अभी सिटी बैंक चली थी, 2004 आते आते तक एप्पल का $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई। ओके। एप्पल अभी चल रही थी जी। चलते चलते भाई साहब एप्पल के बाद कौन सी एक कंपनी और आ गई थी, ओरेकल भी आ गई थी बीच में, या कोई सॉफ्टवेयर की, सैप या ओरेकल में से कुछ हो गया था। अभी वो आगे बढ़े ही थे, तो फिर कौन सी कंपनी आ गई, एनवीडिया आ गई थी, वो आ गए जेफ बेजोस अमेजोन लेके। अमेजोन से पहले ज़ारा आ गया था, ज़ारा के बाद अमेजोन, जेफ बेजोस आ गए, उसके बाद एनवीडिया आ गई, उसके बाद टेस्ला आ गई, और अभी 2 दिन पहले ओरेकल के जो सीईओ हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो हैं, उनका नाम है लैरी एलिसन जी। अब वो अपने एलन मस्क नहीं है साहब नंबर 1, हाँ। लैरी एलिसन साहब हो गए हैं, सुनने में आया था मेरे अभी हाल ही में, परसों की ही बात है। तो कहने का मतलब है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तो आते जाते रहेंगे। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना शौर्य खो के नंबर 2, नंबर 3 पे आ जाती है, तो मैं तो छोटा सा व्यापार कर रहा हूँ, तो मुझे फोकस्ड रहने की बजाय कई वर्टिकल खड़े करने हैं। कितनी बड़ी बात। और समय जिस तरह से चेंज हो रहा है, समय कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। आप पिछले 20 साल की मैं इतिहास बताता हूँ अपना। घर में एक स्कूटर होता था, लोग उस पर ही खुश थे। आज 4 आदमी है, 4 गाड़ी चाहिए। घर में एक फ़ोन होता था, अब एक घर में तो छोड़ो, पास पड़ोस में भी 1, 2, 10 लोगों में एक नंबर होता था। कितने लोगों के मैंने विजिटिंग कार्ड उस टाइम में देखे थे कि मेरे घर का नंबर उस पर लिखा होता था, या मेरे ऑफिस का, और आगे ब्रैकेट में लिखा था PP, पास पड़ोस। तो भाई साहब लोग तो ऐसे काम चला लेते थे जी। और
पैसे की वैल्यू की बात समझिए, तब भी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे, लेकिन फ़ोन क्या करते थे भाई साहब, रात को 9 बजे के बाद, क्योंकि एसटीडी और आईएसडी पे आधा चार्ज लगता था। क्या बात है। हमने खुद देखी है वो टाइम, मैंने देखा है। अच्छा। फैक्स भेजना होता था, हम अपने ऑफिस के मैनेजर को दे के आते थे, भाई ये फैक्स तैयार होगा, ये 15 फैक्स हैं, ये चाइना जाना है, ये इंडोनेशिया जाना है, ये लंदन जाना है, ये वहाँ जाना है, रात को 10 बजे के बाद करियो, 1/4 रेट लगेगा। पैसे की ये वैल्यू होती थी। और आज पैसे की वैल्यू ही ख़त्म होती जा रही है। पिछले 20 सालों में इतना ज़्यादा चेंज आ गया। टीवी लोगों के घर में एक होता था, फिर लोगों के 4 घर में 4 कमरे हैं, 4 टीवी होने लगे। आज सबके टीवी खड़े धूल खा रहे हैं, टीवी की कोई महत्व ही नहीं रह गया, सब फ़ोन में घुस गए हैं। एग्जैक्टली। सर एक बात बताइए, जैसे आपने ये 2 चीज़ें बताई, ठीक है, तीसरी कोई टिप बताना चाहते हो जो बिजनेस में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं? बिजनेस में जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, एक अभी भी ये चीज़ कई लोग कर रहे हैं कि जैसे मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैंने पैसा लगाया, मेरा एक लड़का काम कर रहा है, बेटा, ठीक है। ठीक है, तो मैं उसे बेटे को कहता हूँ भाई तुझे पैसे की क्या ज़रूरत, तू तो मेरे साथ ही है। Exact समझ रहा हूँ मैं नहीं, आपकी आप उसे सैलरी दीजिए। आप ये सोचिए कि ये बेटा नहीं है आपका, ये कहीं और जॉब कर रहा होता, तब ये 1 लाख रुपए सैलरी के ड्रॉ कर रहा होता ना। अगर बेटा आपका ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, कोई भी उसके अंदर स्किल है जी, तो वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी कर रहा होता। और अगर उसे 2 लाख 3 साल एक कंपनी में तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिलती तो आप ही कहते ना छोड़ यार ये कंपनी, किसी और को ज्वाइन कर ले। जनरेशन में तो यही होता है। आप अपने बच्चे को बच्चा भी समझें। अगर आप अपने मैनेजर रखते उसको 1 लाख देते तो बच्चा है तो इसको तो 1.5-2 बल्कि। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लाला सोचता है कि मैं अपना पैसा बचा लूँ। पहली गलती ठीक है। कि आपने एक चीज़ को प्रॉपर वो शेप दी ही नहीं। दूसरी, अगर आपको लग रहा है कि लड़का गलत है, ठीक है, तो रोज़ चिक चिक करने की बजाय इसे बाहर करो, मैनेजर रख लो या खुद संभाल लो, नहीं तो उस पर ट्रस्ट करो। जो अक्सर मैंने बिजनेसेस में देखा है, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारे बिजनेसेस को एनालाइज करता हूँ, लोग मुझे एज ए बिजनेस कोच भी लेने लगे हैं। क्या बात। तो सबसे बड़ी गलती, जहाँ भी बाप बेटे साथ काम कर रहे हैं वहाँ सबसे बड़ा क्लैश ही यही देखा गया है कि आप ना बाप बन पा रहा है, ना प्रोफेशनलिज्म आ पा रहा है, ना आप उम्मीद तो कर रहे हो कि ये मेरा बेटा है, मेरे जैसे सोचे, तो आप उसे उतना फ्री हैंड भी दो, नहीं देते लोग। दूसरा, अगर आपका कोई एक अच्छा मैनेजर है जिसको आपको लगता है कि मेरी पूरी फैक्ट्री इसने संभाली है, कुछ कर रखा है, उसको अपनी टीम का मेंबर बना लो, यानी कि उसे 1-2% प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे दो। बिल्कुल। देखिए, तनख्वाह पे आदमी वो काम करेगा जो आपका नौकर होगा, और नौकर नौकर की तरह ही काम करेगा। आप चाहते हो कि वो आपका बच्चा बन के रहे, आप कहते तो हो करे ये तो मेरा बच्चा बन के रहता है, अरे तो उसे भी तो महसूस कराओ कि आप उसे बच्चे की तरह रखते हो। वेरी ट्रू। आप उसे कहाँ अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहे हो, आप तो उसे तनख्वाह दे रहे हो और उसके बाद नमस्ते। यही होता है। तो आप उसको बच्चा बनाने के लिए उसकी भरपूर वो करो। अगर आप प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं दे रहे, कई दफ़ा होता है कि आदमी नहीं ट्रस्ट कर पाता, नहीं दे पाता, कोई भी वजह है। भाई साहब 20,000 वाली जिसकी तनख्वाह है, आप उसे एक बार 30,000 दे के तो देखो, वो अपना खून पसीना ना दे दे आपके लिए। रियलिटी है। क्यों? वो क्यों काम करेगा? क्योंकि उसे पता है 20,000 मुझे यहाँ मिल रहे हैं, 30,000 मैं कहीं और जाऊँगा, मुझे 20 की जगह 30 देगा नहीं कोई। ठीक है, आपने उसे केवल 50% एक्स्ट्रा ज़्यादा दिया, लेकिन वो अपनी लाइफ का आपको खून पसीना मेहनत देगा। एग्जैक्टली। तो आप ये प्रोफेशनलिज्म लाएं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कि टीम मेंबर्स को ओनरशिप का फील कराओ। ओनरशिप दे सकते हो, बहुत अच्छा, नहीं दे सकते तो अगर आप 1 करोड़ साल में कमाने वाले हो तो सोच लो कि 1 करोड़ की जगह 90 लाख कमाए। आपको 1 करोड़ 90 लाख में कोई फर्क नहीं, लेकिन ये 10 लाख रुपए जो आप बांट दोगे, ये आपको वहाँ ले जाएंगे कि आप 10 करोड़ कमाने लगोगे। ये फील ऑफ ओनरशिप देनी पड़ेगी। ठीक है ना? वेरी ट्रू। सेकेंडली, कार्तिक भाई आपने भी देखा होगा और ये कटु सत्य है, क्या? किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में, कहीं भी आप चले जाओ जी, जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसकी तनख्वाह सबसे कम है। बैंक में क्लर्क जो बेचारा सबसे ज़्यादा सब पूरा दिन हाथ काले कर रहा है, ये आपने एम्प्लॉय का दर्द बोल दिया आज। ठीक है, उसको सबसे कम तनख्वाह मिल रही है। रीजन क्यों? क्या है? क्यों? क्योंकि वो उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। ओके। तो कंपनी का ये फर्ज बनता है कि आप इसकी ट्रेनिंग करा के इसको अपलिफ्ट कैसे करोगे। जिस दिन किसी भी छोटे व्यापारी ने अपने एम्प्लॉय के हित की बात सोचनी शुरू कर दी,
आपकी कंपनी का हित वो सोचेगा, आपको नहीं सोचना। और लोग एम्प्लॉय पे काम नहीं करते अपने। लोग एम्प्लॉय और टीम पे ही काम नहीं करते। एक बात बताइए दीपक जी, जैसे आपने बताया आपने फैमिली बिजनेस बिल्ड किया, आपका पुराना फैमिली बिजनेस रहा, इट्स ए वेरी ग्रेट थिंग, बट आपने एक चीज़ देखी होगी जो ज़्यादातर लोगों को भी प्रॉब्लम आती है कि टीम उनसे मैनेज नहीं होती, बिल्कुल भी स्टाफ उनको मैनेज नहीं होता, जो आपने एक दो पॉइंट्स बताए कहीं ना कहीं। बट मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई परफेक्ट ऐसा मूल मंत्र है कि अगर किसी की 5 आदमी की टीम है, चाहे 50 की है चाहे 500 की है, कोई ऐसा मूल मंत्र जिसकी टीम अपग्रेडेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उसको क्या चीज़ करनी चाहिए टीम अपग्रेड बिल्कुल सही बात है जी। आपको अपना थॉट दूसरे को देना पड़ेगा। हाउ? हाउ? अब कार्तिक मेरा एक मैनेजर है, ठीक है। ठीक है। अब देखो मैं बैठा हूँ, ठीक है मैं जी। कंपनी में लाला हूँ, ठीक है जी। मैं 10 20 50 करोड़ वाली कंपनी को लाला ही बोलता हूँ, क्योंकि वो लाला कंपनी ही होती है। प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, एग्जैक्टली सिस्टम नहीं होता वहाँ। सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ठीक है। अब मैंने एक सेल्स मैनेजर रखा, ठीक है। राइट। वो सेल्स मैनेजर नहीं है बेचारा, वो सिर्फ एक रनर बन के रह जाता है। डिसीजन वो ले नहीं पा रहा, हर चीज़ के लिए मुझे फ़ोन कर रहा है। वो गड़बड़ है। तो मैंने अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसे कहाँ दी? कभी नहीं थी। सेकेंडली, जिस दिन मैंने मैनेजर रख लिया, आप मेरे दोस्तों, अब देखो होता क्या है, छोटा व्यापारी कहाँ, परेशानी कहाँ से शुरू होती है। जी जी। पहले मैंने एक छोटा व्यापार शुरू किया, ठीक चाहे है। वो दुकान थी, फैक्ट्री थी, सप्लाई चेन थी, कुछ भी थी, मैं ही सबसे बात कर रहा था, हर आदमी से मेरे व्यक्तिगत टर्म्स हैं। ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे को एक्सपेंड करना है, मैंने एक मैनेजर रखा, लेकिन वो लोग इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है बात करने में। तो मुझे पहले ही ये गैप को दूर करना है। वो कैसे दूर होगा? मैं इन दोनों की एक फॉर्मल मीट कराऊं जिसमें मैं भी मौजूद रहूं, मैं कहूं साहब आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, ये लड़का सॉल्व करेगा, मैं थोड़ा सा इस काम से हट रहा हूं। ठीक है। अब हो क्या रहा है, वो लड़का गया कोई नया प्रोडक्ट लेके उसको दिखाने, उसने क्या कहा सामने ने, अरे मैं तो दीपक जी से बात कर लूँगा, मेरे तो डायरेक्ट संबंध है। हाँ होता है, बहुत बार होता ये है। बेचारे की तो एकदम बेइज्जती हो गई ना। ये कहेगा साहब मैं आया, मैं क्या क्लर्क हूँ, या मैं क्या रनर हूँ, या मैं सिर्फ वो जो पोर्टर वाला बॉय हूँ जो कि आपका सैंपल लेके आ गया। होता है। अगर कोई मेरे से फिर डायरेक्ट फ़ोन करता है, मैं अपने संबंधों को पॉलिश लगाने की चक्कर में, और कई बार लाला लोगों की ये भी रहती है कि अगर इसके थ्रू डील हो गई तो मुझे इसको इंसेंटिव देना पड़ेगा, मैं तो डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, इसका इंसेंटिव मर जाएगा। बहुत बार होता वहाँ सोच छोटी रख ली मैंने क्या किया, मैंने कहा तू हट जा यार, मैं बात कर लूँगा डायरेक्ट। क्यों? ताकि 1-2% जो मैं बीच में उसे देने वाला हूँ, मैं अपने वो बच जाए। तो उस लाला को ये सोचना चाहिए कि इस आदमी को, मान लो आप 1 लाख तनख्वाह दे रहे हो और 1 लाख का इंसेंटिव दे रहे हो, तो आप करोड़ कमा रहे हो, तो आपने तो अपना स्तर वही कर दिया 2 लाख वाला। क्या बात है। आप कहाँ रह गए उस स्तर पे? कभी नहीं रहे। आपने तो अपना स्तर गिरा के वहाँ कर लिया ना जी। तो कुल मिला के बात क्या है भाई, अपने टाइम की वैल्यू, अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूं तो 1 करोड़ को भाग करो 12 से, यानी 10 लाख रुपए करीब करीब महीना आ गई। 10 लाख को भाग करो 30 से, यानी मेरी डेली की आमदनी निकल आई। डेली को डिवाइड करो 8 से 10 घंटे से, मेरी हर घंटे की निकल आई। अब सोचो कि क्या ये जो पैसे मैं अपने कमाने के लिए निकल रहा हूँ वो उसके मुकाबले जस्टिफाइड हैं जिसके लिए मैंने आदमी रखा हुआ है? वेरी ट्रू। तो मैं अपनी कॉस्ट पर आवर तो निकालूं और उसकी कॉस्ट पर आवर निकालूं, और जब वो मेरा कस्टमर फ़ोन करे कि साहब ये आया है, तो मैं उसे कहूँ साहब मैंने उसे ट्रेन करके भेजा है, आप उससे बात करिए। यदि फिर भी कहीं आपकी कोई दिक्कत आती है, मैं बैठा हूँ, लेकिन सारा डिसीजन वही लेगा, क्योंकि अब हमने कंपनी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करके उसको ही इस प्रोडक्ट का हेड बना दिया। सही बात। और ऐसा होगा कि वो 4 दिन ऐसा ना करे, अच्छे तरीके से ना करे। सर वो नहीं क्यों नहीं करेगा? आप उसकी ट्रेनिंग कराओ ना। आप ये क्यों सोचते हो कि एक मैंने आदमी रखा वो मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से सब कुछ जानता है? अरे भाई वो तो नई इंडस्ट्री से, नए आदमी से नया आया, उसको कितना काबिल बनाना है ये ट्रेनिंग तो मुझे देनी है उसे। एग्जैक्टली। ये आप कार्तिक भाई कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उस आदमी को जिसको मैं 1,50,000 2 लाख पे नौकरी में रख रहा हूँ वो सब कुछ जानता है? ब्रह्मांड का सबसे वो कलाकार आदमी वही है। बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग क्या है, छोटा व्यापारी क्यों मार खाता है? वो टीम पे काम नहीं करता, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, वो अपने आप को हर जगह मौजूद रखना चाहता वन है। मैन आर्मी। उसे क्या लगता है कि अगर मैंने इसे काम सिखा दिया तो भाई कल को यही काम शुरू कर देगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। ये मिथ है लोगों का। ये इनसिक्योरिटी उसे हटानी पड़ेगी, ये अपने अंदर से इसे सब चीज़ें दूर करनी पड़ेंगी।
अगर इतना ही डर है तो फिर तो भाई साहब आप छोटे के छोटे ही रह जाओगे ना। वेरी ट्रू। जिस आदमी ने भी अपने हजारों के बिजनेस को करोड़ों में करा, वो कोई अकेले थोड़ी करा, उसने टीम रखी ना, टीम बढ़ती गई, आप आगे बढ़ते गए। क्या बात है। दीपक जी, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि आजकल आप लोगों को बिजनेस के लिए भी एडवाइस करते हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसी आपको कौन सी 3 या 4 इंडस्ट्री लगती है कि जो 2025 से लेके 2030 तक चलने वाली है अकॉर्डिंग टू यू? सर्विस इंडस्ट्री सारी चलेंगी, सारी बिल्कुल दौड़ेंगी। रीज़न क्या है, कोई है मेन रीज़न? कामगार कम होते जा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। वेरी ट्रू। मैं आपको एक धंधा यहीं बता जाता हूँ, आप तो वैसे बिजनेस के बहुत बड़े माहिर आदमी बताइए हो, आप। मैं बता देता हूँ। बताइए। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप कर सकते हैं। बस आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, 10-5 लाख रुपए होने चाहिए, बस इतना ही चाहिए। क्या बिजनेस आइडिया है वो? आज की तारीख में जीएसटी हैज़ बिकम अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। जो 20 लाख से ऊपर कर रहा है उसे जीएसटी रिटर्न भी भरनी है, उसे जीएसटी का रिटर्न भी करना है, वो क्रेडिट भी लेना है, क्रेडिट देना भी है, सब कुछ करना है। पूरा एक फुल टाइम जॉब है एक व्यापारी के लिए। बिल्कुल है। ठीक है। जो नए नए लोग हैं, जो लोग इंस्टा पे चाहे रील बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो भी इतना कमा लेते हैं 10-15-20 लाख रुपए, उनको भी जीएसटी की रिटर्न भरनी है। नीड है, सबको नीड है। नीड है ना। तो आपको क्या करना है, 5 सीए एम्प्लॉय करने हैं। ठीक है। नौकरी पे रखना, आपको सीए होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सीए रखिए या अकाउंट्स के बंदे रखिए, लोगों के पास आप जाइए कि साहब मेरी ये फर्म है, हम सीए नहीं हैं लेकिन हमारे पास सारे सीए हैं, हमारी फर्म है, हमारी फर्म है। कोई आपसे जीएसटी वाले ये नहीं कहते कि सीए ही भरेगा, वकील भी तो भरता है ना। बिल्कुल भरता है। तो आप भी भर सकते हैं, आप वो काम शुरू कर सकते हैं। क्या बात। अभी हमारे गाज़ियाबाद में एक आदमी था, लाला जी, बहुत पैसे थे, उनकी फैक्ट्री बंद हो रही थी, उन्होंने क्या किया, एक क्लिनिक शुरू कर दिया। अब वो क्लिनिक स्पेस क्या है जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जिसमें कि 141 क्लिनिक्स हैं। डॉक्टर को क्या चाहिए, डॉक्टर आज एक अपनी प्रैक्टिस करता है, किसी हॉस्पिटल में बैठता है जी। अपनी प्रैक्टिस करता है वो अपने कमाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में बैठता है क्योंकि वहाँ लोग आते हैं जी। उन्होंने क्या किया जी, ओपीडी क्लिनिक बना दी एक। ओके। आपके पास यदि बिल्डिंग है, सड़क की बिल्डिंग है, आप उसमें 10 कमरे बना दिए, 10 डिफरेंट नीश के डॉक्टर बना दिए, सुपर स्पेशलिटी ओपीडी आपकी चालू हो गई। कोई इसके लिए जरूरत नहीं कि आपको डॉक्टर होना है, डॉक्टर तो आप एम्प्लॉय कर रहे हैं ना, कोई एमबीबीएस नहीं चाहिए, कोई एमबीबीएस नहीं चाहिए। और आपको कोई एम्प्लॉय भी नहीं करना, उसको डॉक्टर को बोल दो भैया तेरे 100 रुपये की कलेक्शन हुई, 70 तू ले जा, 30 हमें दे जा। हम तुझे 30 रुपये के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसमें एसी दे रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं, पार्किंग की स्पेस दे रहे हैं, तेरे पेशेंट आएंगे तू उन्हें देख, तेरे को जो फीस रखनी है तू वो रख, हमें 30% दे जा, वो तुरंत भागता हुआ आएगा। डॉक्टर को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बच जाएगी। बिल्कुल। आज की तारीख में एक दुकान ले, क्लिनिक ले, 1-2 करोड़ खर्च करके वो अपना सेटअप बनाए, वो सेटअप आप बना लो, डॉक्टर को वो कर लो, ये एक बिजनेस चालू हो गया। ये भी सर्विसेज के अंदर आता है। दीपक जी ने 2 बिजनेस आइडिया दे दिया आज तो, एंड टू एंड ही। तीसरी चीज, किसी भी बिजनेस को जी। कहीं भी आपको लोगों तक लेके जाना है, आप एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोलिए। क्या बात है। हमेशा आज पानी वाला भी डिजिटल मार्केटिंग पे है, बल्ब वाला भी है, कपड़े वाला भी है, खाने वाला भी है, सबको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि टीवी का चलन कम होता जा रहा है। टीवी अब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देखते हैं जो 70-80 साल के हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टा और ये यूट्यूब चलाना नहीं आता, बाकी सब एडॉप्ट होके इस पे कन्वर्ट हो गए हैं। एग्री। तो ये बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग चलने वाला है आगे, हमेशा चलेगा। ठीक है ना। आपको लोगों की मदद करनी है कि अपने प्रोडक्ट को, वो फिजिकल प्रोडक्ट को कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाएं। ये कंपनी चलने वाली है और आने वाले 10 साल चलने वाली है। क्या बात है। इसी तरह की सर्विसेज आप आइडेंटिफाई करिए कि आज ये 50 लोग हैं, इनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो इन 50 को है, 500 को भी है, 5000 को भी है, 5 लाख को भी है। डिमांड आइडेंटिफाई, बस डिमांड आइडेंटिफाई कर लीजिए। परफेक्ट। अब आप ये देखो, जोमेटो ने एक डिमांड आइडेंटिफाई की कि लोगों को घर खाना पहुंचा दो। ओ जोमेटो ने, सॉरी, कामयाब हो गया ना। बिल्कुल हुआ। ज़ेप्टो ब्लिंकिट ने क्या करा, और मैं तो लोगों से कहता हूँ ये ज़ेप्टो ब्लिंकिट तो अभी कुल मुट्ठी भर लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी तो ये कितना फैलेंगे इस तरह के बिजनेस आप सोच नहीं सकते। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़े लेवल की मार्केट। ठीक है ना जी। क्यों? अब आप मेरी समझो, मैं अपनी क्लासेस में भी लोगों को कहता हूँ जी, अरे तू सब्जी लेने मत जा, ज़ेप्टो ब्लिंकिट कर ले। क्यों? आज मैं मान लो 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, समझना कार्तिक भाई, बहुत समझदारी वाली बात बताने वाला हूँ आपके लोगों को, और जितने, क्योंकि आपका बिजनेस चैनल है तो इसलिए ट्रेडिंग सेट के बिजनेस की बात हो रही है। क्या बात।
मान लो मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, जी। तो 1 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया, 30 दिन होते हैं महीने में, तो 3,000 रुपये रोज की मेरी दिहाड़ी हो गई जी। 10 घंटे की अगर मेरी वर्किंग है तो मेरी दिहाड़ी हो गई भाई साहब 300 रुपये घंटा। ठीक है। ये मेरी कॉस्ट पर आवर निकल आई। ठीक है। अब मैं सब्जी लेने गया तो समझना, सब्जी लेने में हम कहते हैं अरे 10 मिनट का काम है करके आ जाते हैं, नहीं। आप घर से निकले, आपने अपनी स्कूटर बाइक कार कुछ तेल लगाया, सब्जी गए, कितने की सब्जी ले आओगे? 500-1000 रुपये की मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और कितनी झिकझिक करके बार्गेन कर लो, 100 रुपये से ज़्यादा बचा नहीं सकते। वेरी ट्रू। यानी यानी कि आपने 1.5 घंटा खर्च कर दिया आने जाने लगाने में और बचाए कितने? 100 रुपये। इससे मैं लोगों से कहता हूँ भाई घर पे खाली बैठ जाओ। जब आप घर पे खाली बैठोगे ये दिमाग थोड़े दिन तो आपको उल्टे सीधे आइडियाज देगा, उसके बाद प्रोडक्टिविटी अपने आप आ जाएगी, गंदगी बाहर निकल जाएगी, गंदगी बाहर निकल जाएगी। आपको एक सवाल पूछना चाहिए था जो आपने नहीं पूछा, चलो मैं ही पूछ के जवाब दे देता हूँ। प्लीज बताइए कि मैं ये हमेशा लाल टी शर्ट ही क्यों पहनता हूँ? मैं पूछने वाला था। मैं वही कह रहा हूँ, आपने नहीं पूछा, मैं ही पूछ के बता देता हूँ। ये था मेरी लिस्ट में। हाँ दोस्तों देखो, मैं हूँ स्टॉक मार्केट ट्रेडर। सुबह उठता हूँ 8 बजे 7:30 बजे, यही है। उसके बाद भाई साहब नहाना भी है, नाश्ता भी करना है, और 9:15 बजे हमारी मार्केट खुल जाती है। मेरे घर से मेरे ऑफिस का रास्ता भी 45 मिनट का है जी। तो मुझे सारा काम उस 1-1.5 घंटे में करना है। जब मैं उठा और मैं ऑफिस पहुंचा। अब आपके धंधे में ये टॉलरेंस है कि भाई साहब आप 9 की जगह 10 बजे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो लाला हो भाई, फैक्ट्री चल रही है, दुकान 10 मिनट बाद खोल दी। हमारी तो दुकान 9:15 बजे खुल जाती है, ठीक, और बंद भी जल्दी हो जाती है। ठीक है। अब मेरे पास टाइम वही है। अब होता क्या था भाई साहब, रोज सुबह बीवी से चिक चिक, आज हरा पहन लो, शाम को हमें वहाँ जाना है, आज काला पहन लो, मुझे ये है, आज हमें फलाने में जाना है। मैंने कहा भैया मैं लाल ही पहनूंगा, जिसको एडजस्ट होना है हो ले। और मैंने घर में जब ये 5-6 दिन मैंने देखा कि ये साला रोज कलर का पंगा हो रहा है, मैं गया भाई साहब 15 टी शर्ट लाल रंग की ले आया। बीवी कुछ कह भी ना पा रही बेचारी। अब नया कलर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इसमें से फट गई है, तो ग्रीन पे आई। तो लाल से क्या है कि अब मेरी पहचान बन गई है। मैं कहीं जाता हूँ, अरे लाल रंग में टी शर्ट, सर आप ही है ना, दूर से पहचान हो जाती। तो इसीलिए अब इसमें क्या हो रहा है रोज का, इसमें देखो कंसेप्ट क्या है समझने वाला, कि मैं रोज सुबह के 15 मिनट बचा पा रहा हूँ। एग्जैक्टली। आज मुझे प्रोडक्टिविटी करनी है, मुझे कोई नया बिजनेस आइडिया चाहिए। मैंने अपनी जीवन से क्या किया है, सब्जी तेल पानी के ये सब निकाल दिए। मैंने कहा लड़का भेजो जी, क्या होगा 500 रुपये महंगी ले आएगा। हाँ। मैं उस 1 घंटे में हो सकता है 5,000 कमा लूँ। रियलिटी है, सच बता। ठीक है, पहले मैं शुरू में खाली बैठता था, मुझे लगता था खाली बैठे क्या करना, चल यार ये वेलागिरी में चल सब्जी ले आए। अरे नहीं भाई साहब, मैंने सोचना शुरू किया, मैंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाना शुरू करी, और इस सोचने में मैंने किताब लिख डाली। क्या बात है। तो एक बार हमारी ऑडियंस को तो बताइए अपनी किताब के बारे में। मेरी किताब जी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है जी। और दोस्तों मैं आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ, स्ट्रैटेजी से पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। स्ट्रैटेजी सबको पता होती है, ओके। सिर्फ आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। किताब पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा ना लगे मैं अपनी किताब बेच रहा हूँ, मत लेना मेरी किताब, क्योंकि माइंडसेट से पैसा बनाया जा सकता है, ये सोच से पैसा बनाया जा सकता है कि मुझे पैसा बनाना है। मैं स्टॉक मार्केट पे भी बोलता हूँ, मैं बिजनेस डेवलपमेंट्स पे भी बोलता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बोलता हूँ, मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पे भी बोलता हूँ, और मेरे ये सारे नीश हैं जिन पे मैं बातें करता हूँ। मैंने ये पाया कि स्टॉक मार्केट में वही आदमी कामयाब है जिसका दिमाग स्थिर और स्टेबल है, बजाय इसके कि जिसको कि ज्ञान ज़्यादा है। ज्ञान कम वाला भी चल जाएगा, लेकिन दिमाग का स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको स्किल और माइंडसेट में से चूज कर दूं, क्या चूज करोगे? ऑफ कोर्स स्किल चूज करोगे प्राइमरी पे, क्योंकि स्किल से मैं अपने लिए टाइम इतना बाय कर लूँगा कि माइंडसेट को मैं कंट्रोल कर लूँगा। क्या बात है। मैं बताता हूँ भाई साहब, जो क्लास का सबसे होनहार बच्चा होता है, जो बिल्कुल टॉप करता है, वो आपको हमेशा 1-2 लाख 3 लाख रुपए महीने की नौकरी करता दिखेगा। बहुत ज़्यादा हो गया तो करोड़ रुपए साल का पैकेज होगा। जो सबसे नालायक होगा, जैसे कि उसके यहाँ वो नौकरी कर रहा है। स्मार्टनेस इज समथिंग यू कैन नॉट बाय, ओके। नॉलेज इज समथिंग यू कैन ऑलवेज बाय। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरी बीवी उसके पीछे पड़ी रहती है, मैं कहता हूँ ना, इसको उभरने दे जहाँ उभर रहा है। सही बात। क्यों? इसको हमने एक नॉलेज देनी है, बेटा तुझे पैसा कैसे कमाना है। ये जो इसकी क्लास में लोग पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं को ये सारे आ जाएंगे, उन्हीं को हायर कर लेगा ये। वेरी ट्रू।
तो आप अपने बच्चे को स्मार्ट बनाइए, उसको इतना होनहार बताइए कि उसे सही गलत का फ़र्क पता हो। क्या बात। एजुकेशन लेके, अब मैंने भाई साहब 9th में टॉप किया मैथ्स में, कॉस थीटा साइन थीटा फीटा पीटा पीटा, आज कहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ? कहीं भी नहीं है। और भाई साहब मैं टॉप वैसे नहीं किया मैंने, मैं अपने स्कूल का सबसे नालायक बच्चा था, मुझे 3 दफ़ा रेस्टिकेट कर दिया था। तब रेस्टिकेट नाम की चीज़ होती थी, आजकल रीजन तो क्या था रेस्टिकेट? क्योंकि हम नालायक थे, पढ़ते नहीं थे, शैतानी भरपूर करते ऐसी थे। क्या शैतानी आपने अरे वो करी? छोड़ो, चलो अरे बता दो। मतलब टीचरों की नाक में दम करके रखते थे। अच्छा। और आज वही टीचर भाई साहब हमारे साथ आके सेल्फी खिंचा रही हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दिया सीरियसनेस और अप्रोच से, अपनी सोच से, कि पढ़ाई, मैं ये नहीं कहूँगा पढ़ो मत, मैं ये कहूँगा अपने आप को होनहार बनाओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किलफुलनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना? 60% वाला बच्चा भी बहुत अच्छा होता है, 90% वाला भी अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं है कि 60 वाला बेवकूफ़ है। आप लोग अपने बच्चे को होनहार बनाइए, उसको ये क्षमताएं दीजिए कि बेटा सही गलत क्या है, प्लस उसको ये नॉलेज दो, इज्जत करे लोगों की, वो ये नॉलेज दो बेटा पैसे की वक़्त क्या है। Very बाकी true. पैसा तो वो कमा लेगा अपने स्किल सेट से, जी। बस। दीपक जी, कोई ऐसी एक इंडस्ट्री है जो आपको लगता है कि इसमें जाने में नए बंदे को नहीं जाना चाहिए, इसमें डाउट है आपको कुछ? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में नए आदमी को नहीं जाना चाहिए भाई साहब, वो जाएगा तो पैसा डूब जाएगा क्या उसका। बात। उसे सीख के जाना चाहिए। जो गलती मैंने करी मैं कैसे किसी को कह दूं कि भाई तुम भी करो। क्या बात। आपने तो ज़्यादा खुली कह दी बिल्कुल चीज़ें जो लोग छुपाते हैं। भाई साहब मैं तो खुली कहता हूँ, इसीलिए मैं बदनाम भी हूँ और नाम भी मेरा इसीलिए है क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भैया जो बात है सच कहता है, मेरे को झूठ बोलना। देखो कार्तिक भाई, झूठ किसे बोलना है? जिसे कुछ Very बेचना है। सही बात। अपने को कुछ बेचना ही नहीं। ये तो बात। अपन ना किसी से टेलीग्राम पे पैसा लेते, ना व्हाट्सएप पे पैसा लेते, ना अपन किसी को एनकरेज करते कि भैया आओ अपन से कुछ सीखो, अपन कुछ सिखाने वाले हैं। और तो और भाई साहब हमारी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा हमने रखी हुई है। क्यों? क्योंकि 100 में से 50, 100, 200 तो मतलब 1000 में से 999 तो वहीं फ़िल्टर हो जाए। क्या बात। आपको मैं बताऊं भाई साहब, मेरे 3 मिलियन फॉलोअर हैं। ठीक है। हर रोज़ पहले कोई कहता था कि सर मिलना है, सर मिलना है, सर परेशान है, ये हैं वो हैं। तो मेरी टीम ने कहा सर कहाँ तक सबसे मिलते रहोगे, एक काम करते हैं 2-5 हज़ार फीस रख देते हैं मिलने की, तो कुछ कमाई भी हो जाएगी और फिल्टर आउट भी हो जाएगा। भाई साहब 5,000 रुपये के भी रोज़ के 25 लोग आने लग गए। क्या बात। क्योंकि वो छोटा पैसा था। हम्म। अब मेरा मैनेजर किस मुंह से कहा, मैंने कहा 50,000 कर दो। अब 50,000 में भी आ जाते हैं। तो अब वो आता है जो वाकई सीरियस है। और कई दफ़ा ऐसा होता है जब हम उसका पेन समझते हैं, हम कहते हैं यार इसका वापस कर दो, क्यों बेचारे किसी का पैसा लेना और उसको दर्द हो। सही बात। लेकिन एक फ़िल्टर लगाना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और आदमी अपनी वैल्यू किस तरीके से बस। जस्टिफाई भी कर रहा है, अपने बिल्कुल, टाइम की स्पेशली। बिल्कुल। और जैसे मैंने देखा पूरी पॉडकास्ट में आपने टाइम का भी काफ़ी जिक्र किया कि टाइम की वैल्यू क्या है। सर टाइम, मैं कहता हूँ आदमी खाली बैठा रहे, ठल्ला घर में बैठे, जैसे बनियों में हमारे गाजियाबाद हम रहते हैं ना, बिल्कुल ठल्ला बैठा है जी घर में, ठल्ला बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। सिर्फ इसलिए अपनी वैल्यू ना गिराए कि अरे मैं तो खाली बैठा था, चल मैंने ये कर लिया। नहीं, आप अपनी वक़्त नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा? वेरी ट्रू। एंड दीपक जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी एज एन कंटेंट क्रिएटर जब आप मार्केट में आए थे, और आज तो बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी ट्रेडर की। ठीक है। मैं ट्रेडिंग करता था। मैं एक जगह गया और मुझे ये जो आप अभी श्रीमान जी अखिल कुमार जी हैं जो कि ऊनो क्रिएटर से हैं, वो मुझे मिल गए जी। तो ऐसे ही हमारा संवाद चला। तो ठीक है। उसने कहा सर आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप क्यों नहीं इंस्टा पे आ जाते? मैंने ठीक कहा है। भाई देख मेरे को इंस्टा चलाना कुछ नहीं आता। बोला सर मैं चलाऊंगा ना। तो भाई साहब उसने मुझे कंटेंट क्रिएटर बनाया, मैं तो ट्रेडर ही था जी। हम दोनों एक जगह गए, एक इवेंट में, बाई चांस ही मेट मी। क्या बात है। तो हमारा कंटेंट की जर्नी ऐसे शुरू हुई। मेरा कोई कंटेंट में काम नहीं है। दूसरा आप देखो, यहाँ पे भी एक कैच बताता हूँ मैं जी। अखिल के पास भी कम से कम मेरे बाद भी कम से कम 50 लोगों ने अप्रोच किया कि भाई हमें कंटेंट बनाना है, हमें ये करना है। सारे कामयाब नहीं हुए। क्यों? आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने उसके काम में टांग अड़ाई हो। शूट से लेके इंस्टा से लेके सब कुछ उसका काम है, वो करता है। मेरा काम है कंटेंट देना और अपना बारे में बोलना, मैं वो करता हूँ। क्या बात। जब आप दूसरे को पूरी 100%
Freedom अथॉरिटी देते हो, जी, तो फेलियर का भी निशान उसके ऊपर आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे दो नहीं, और आप कहो कि भैया ये फंस गया काम, तो वो कहेगा ना सर आप भी तो कैसे मुझे सिखा रहे थे। तो ये भी एक लेसन है दोस्तों, जो बिजनेस करना ये चाहता बहुत है। बड़ा लेसन है एक्चुअली। आप अपने मैनेजर को पूरी अथॉरिटी दे दो, तभी आप उसे कह पाओगे कि भैया तूने ऐसा किया तो ये हम फेल हो गए। नहीं तो आपका अगर उसमें पूरा सहयोग है तो आप अपने आप को गाली कैसे दोगे? कभी भी नहीं। सो दीपक जी, मैं वही पूछ रहा था आपसे, जैसे आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, ठीक है, कंटेंट आपका बना, आपकी लाइफ में ऐसा फील गुड मोमेंट क्या आया कि आपको लगा कि यार कुछ अचीव किया कंटेंट क्रिएशन में? देखो भाई साहब, अब मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, हाँ। यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, लोग ऐसे आके ना सेल्फी खिंचाते क्या हैं। बात है। तो वो जो एक अंदर अंदरूनी खुशी मिलती है कि भगवान ने हमें, कहाँ थे हम, हमें कौन जानता था। हम गाजियाबाद में छोटे से रहते थे, सिर्फ समाज में उतने लोग जानते थे जिन्होंने पता था भैया ये फैक्ट्री चलाता है, ये है, ये कितने 50 मुट्ठी भर 100 लोग। आज भाई साहब आपकी दया से 3 मिलियन लोग जानते क्या हैं। बात। तो ये अपने लिए भाई साहब, इसमें हम इन सब लोगों का शुक्रगुजार हैं। जो मिल जाता है मैं उसके हाथ जोड़ के, आई एम द ओनली कंटेंट क्रिएटर जो भाई साहब हाथ जोड़ के, कोई मिल जाए मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ। ये रियलिटी है। लोग बिल्कुल जितने फेमस होते जाते हैं उतने अकड़ते जाते हैं, भाई साहब मैं उतना झुकता जा रहा हूँ। मैं इस चीज़ का आपका फैन भी हूँ एक्चुअली में, क्योंकि genuine भाई साहब पेड़ वही ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें फल होता है, और जो झुका हुआ झुकता था, जो बिल्कुल यूं सीधा खड़ा रहता है, उसको कोई ना पूछता। क्या बात है। एंड दीपक जी, जेनुअनली मैं इस चीज़ का आपका फ़ैन हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जैसा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी स्टार्टिंग से मैं आपको देखता आ रहा हूँ कहीं ना कहीं। मैं ऐसे बहुत सारे कार्तिक भाई, मुझे एक चीज़ पता है, जी, और ये मैंने देखी हुई है। क्या? एक हम किसी की मैयत में गए, अच्छा। बहुत रईस आदमी था, बहुत रईस, हम्म, मतलब करोड़ों तो उसके ऐसे थे, कुछ भी नहीं। ठीक है। उनकी डेथ हो गई भाई साहब। हम्म, अब उनकी बॉडी ले जाके वहाँ रख दी जलाने के लिए। लड़का बोला अरे वो पापा की अंगूठी उतार ले, सोने की अंगूठी है बेटा। तो साथ क्या जाना है, अपना ही लड़का जिसको आपने चलना भी सिखाया, खाना भी दिया, आज आपके पैसे पे वो मौज भी ले रहा है, वो आपके साथ तो भाई साहब एक अंगूठी भी नहीं छोड़ रहा, जिसकी क्या कीमत होगी, 1,50,000 रुपये। आप तो उसे करोड़ों दे के जा रहे हो, घर मकान दुकान फैक्ट्री असला मसला सब आपका जो भी है, और सबसे बड़ी बात आप अपना नाम दे के जा रहे हो कि भाई ये इसका बेटा है। वेरी ट्रू। तो साथ क्या जाना है, साथ आपका व्यवहार ही जाना है ना। क्या बात है। तो बस इस व्यवहार को इतना बड़ा, इसी को अपनी इतनी बड़ी वो बना लो, क्या नाम है, दौलत शोहरत, कि लोग कहें यार ये कितना व्यवहार का धनी है। ये तो रियलिटी है। बाकी भाई साहब मैं बहुत पैसे वाला था तो भी मेरी इज्जत उतनी थी। जब मैं गरीब हो गया, मैं डेट में आ गया, यही लोग जो मेरे को दीपक जी कहते थे, अबे दीपक पे आ गए, और आज मैं दीपक जी से दीपक सर बन गया। क्या बात। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे अपने परिवार में हुआ है। क्या? मेरे पिताजी की एक कज़िन भाई साहब, ठीक है। ये बात है 2020 की, तब हम ट्रेडिंग में मुनाफा हमारा शुरू ही होना शुरू हुआ था, तब तक हम बहुत मोटे लॉस और कर्जे में थे। सबको पता था पूरे खानदान बिरादरी में कि भाई ये तो बर्बाद हो गया। अच्छा। उन्होंने भाई साहब अपनी लड़की की शादी में बुलाया हमें, हम्म, हम पहुंच गए, तब भी हम ये लाल टी शर्ट ही पहन के गए। वो वहाँ स्टेज पे खड़े थे भाई साहब दूर। अच्छा। तो वो जो लड़की की शादी थी उसके पिताजी एकदम भागते भागते आए मेरे पास, अरे बेटा आप सूट नहीं पहन के आए? अच्छा। मैंने कहा बाबूजी मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, ये लिफाफा पकड़ो, और मैं चला। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि खाना खा के जाइए, क्यों? उन्हें लगा ये टी शर्ट पहन के आ गया, मेरे तो कितनी बदनामी होगी मेरे रिश्तेदारों में, लड़की की शादी थी, मतलब लड़के वाले क्या सोचेंगे। और हम चल दिए। उन्होंने पलट के फ़ोन तक नहीं किया कि भाई तू खा के गया था, नहीं खा के गया था। और अगले दिन मैंने ऐसा सुना समाज से कि उन्होंने सबके घर में एक एक डिब्बा और वो परोसा और ये जो होता है भिजवाया कि भाई हमारी सब शादी वादी बढ़िया हो गई। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं आया। कोई बात नहीं। अब भाई साहब आपकी कृपा से अभी 3 महीने पहले उनके लड़के की शादी हुई। ओके। वो आए हमारे पास, 1.25 लाख रुपए का, तो भाई साहब इतना बड़ा फल का टोकरा जैसे मैं उनका दामाद हूँ। फल का टोकरा, मेरी बीवी के लिए साड़ी, मेरे लिए सूट, मेरे बच्चों के लिए कपड़े, और पता ना एक लिफाफे में, इतना मोटा लिफाफा था, मैंने खोल के नहीं देखा, लेकिन मेरे को लग रहा है शायद 50,000 लाख रुपए या 25-50 हज़ार रुपये कुछ होंगे उसमें।
हमने नमस्ते कर दी, हमने कहा बाबूजी हम तो नहीं आ पाएंगे, हम बिजी हैं, और ये अपना सामान उठाओ ले जाओ, इज्जत से कह रहा हूँ, नहीं तो अशब्द बोलना पड़ जाएगा। बोले क्यों? मैंने कहा आपको मैं थोड़ी चाहिए, आपको तो मेरा सूट चाहिए, सूट मैं भिजवा दूंगा। और इस बार भाई साहब तब तो शायद ना भिजवा पाता, इस बार अरमानी का भिजवाऊंगा। क्या बात। और बताओ भाई साहब, मेरे यहाँ से तो वो बेइज्जत होकर चले गए। तुरंत मेरे पिताजी पे जाके उन्होंने कंप्लेंट करी कि आपका बेटा ऐसे ऐसे कह रहा है। हमारे पिताजी ने हमें बुलवा लिया, तलब कर लिया, क्या है भाई? मैंने कहा पापा मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो बेइज्जती ना भूल पाया। अच्छा। तो पापा ने मुझे समझाया बेटा कोई नहीं, बड़े हैं, ये है वो है। मैंने कहा जी मैं नहीं जा पाऊँगा, बाकी आप जैसा उचित समझो, मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है। खैर जी वो एक दिन प्रकट दोबारा हो गए, खुद आ गए, अपने बड़े भाई को ले आए, बिरादरी के 3-4 लोग, और हमारे पिताजी के भी 2-4 7-8 लोग आ गए घर। बड़े पैर छू के माफ़ी मांगी, ये वो टीम टाम सब। मैंने कहा भाई साहब कुछ लूँगा नहीं, आ जाऊँगा, बस ये कर लूँगा। मैंने एक कंडीशन रख दी, भाई साहब अब भी लाल टी शर्ट ही पहन के आऊँगा, कहो तो आऊँ, कहो तो आऊँ, नहीं तो बाबूजी ना आऊँ। क्या और कार्तिक भाई समा देखो, समय का परिवर्तन देखो, मैं घुस रहा हूँ, लोग लड़के लड़की को भूल गए और मेरे साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। 150 लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और लड़का लड़की का स्टेज खाली पड़ा है। क्या बात है, क्योंकि ये वही तो आदमी है। आज की तारीख में भाई साहब आपकी वक़्त नहीं है, आपकी जेब में सिक्के कितने हैं उसकी वक़्त है। तो इस खनखार को बनाए रखे आदमी। मैं इसको स्टॉक मार्केट से कहता हूँ कि भाई साहब इस लॉसेस को बंद कर दो। सिक्के है तो इज्जत है, सिक्के नहीं है तो इज्जत भी नहीं है समाज में। क्या बात। तो समाज की इज्जत को बनाए रखना है तो जेब में पैसा बहुत ज़रूरी है। क्या बात। और प्रोडक्टिव सोचो, जो काम में लॉस हो रहा है उसको मत करो, बिजनेस नहीं चल रहा है उसको छोड़ दो, दिल मत लगाओ। अरे इंसान इमेंस कैपेसिटीज़ के साथ पैदा हुआ है, ये नहीं करेगा वो कर लेगा, वो नहीं करेगा वो कर लेगा। इमोशन से बिजनेस नहीं चलता, इमोशन से बिजनेस नहीं चलता। और दीपक जी एंड करते हुए कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, और कुछ चीज़ें अगर आपको क्वेश्चन गलत लगे आप मुझे बता सकते जी हो। जी जी। क्योंकि फ्लो में हम कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। आप भाई साहब इतने माहिर खिलाड़ी हो, आप फालतू बोल सकते हो? नहीं सर, पता नहीं। कार्तिक भाई हमने आपका कंटेंट देख देख के तो बोलना सीखा है। आपके जितनी एनर्जी, जिस तरह से आपने इसका अभिषेक करा कि भाई साहब मैं कार्तिक दीपन, भाई साहब उतनी एनर्जी से तो मैं बोल ही ना सकता। अरे सर आपका बड़प्पन है। चलिए जी, सबसे पहले हम करने वाले हैं दिस और डेट रैपिड फायर। ठीक है, मतलब आपको चूज करना है ये दोनों में से कोई एक। ठीक है, बिजनेस और ट्रेडिंग, असली पैसा कहाँ है? ट्रेडिंग मतलब कौन सी ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट हाँ ट्रेडिंग जी। या बिजनेस ट्रेडिंग? ठीक है, आपके हिसाब से एक बिगनर को पहले क्या सीखना चाहिए? बिजनेस बिल्ड करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना? स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है वो सीखना चाहिए। वेरी नाइस। बिजनेस फेल हो जाए तो बंदा जीरो पे आता है, ट्रेडिंग फेल हो जाए तो माइनस में, दोनों में ज़्यादा रिस्की क्या है? मैं कहूँगा बिजनेस ज़्यादा रिस्की है। लवली, वेरी ट्रू। चलिए जी, एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी स्किल क्या है? रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट। वेरी नाइस। बिजनेस से कमाई और ट्रेडिंग से कमाई, दोनों में ज़्यादा पीसफुल नींद किस में आती है? आपने दोनों के लिए ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग से। क्या बात है। क्या ट्रेडिंग सबके लिए है या सिर्फ उनके लिए जिनके पास लॉस झेलने का पेशेंस है? भाई साहब देखो, मेरे किसी को सींग दिख रहे हैं, मेरी भी 2 हाथ 2 टांग, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैं समझता हूँ मैंने सवाल का आंसर दे दिया है। क्या समझदार को इशारा ही कहा बस। आजकल फाइनेंस, और आपने शुरू में बोल ही दिया था ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो प्रभु मैं देख रहा हूँ मेरे कहाँ पर सींग है जो मैं अब नॉर्मल हूँ। नहीं आप नॉर्मल नहीं हो सर। आजकल फाइनेंस क्रिएटर ज़्यादा अर्न करते हैं या अपने ज्ञान से या अपने ब्रांड डील से? किससे अर्न करते हो? देखिए जी, फाइनेंस ट्रेडर कैसे बनता है? जब वो फाइनेंस की ट्रेडिंग करता है, ब्रांड डील अगर उसको मिल जाती है तो उसका, फिर मैं कहूँगा उसके अंदर एक क्षमता थी तो मिली। तो मतलब अपने ज्ञान से करता है जी। ठीक है। स्टॉक मार्केट एक जेन्युइन वेल्थ क्रिएटर है या एक लीगल कसिनो है? लोगों का क्वेश्चन है। भाई साहब आप एक चीज़ बताओ, आज हम एक व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान में सबसे रिच हैं, उन सबको हम जानते हैं श्री श्री मुकेश अंबानी जी के नाम से। बिल्कुल है। वो क्यों रिच है? क्योंकि
उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया अपने, जी नहीं, वेल्थ बिल्ड उन्होंने बिजनेस एक तरफ किया और उस बिजनेस से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के 50% शेयर खरीदे हैं। बिल्कुल। अब ये बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उनकी वेल्थ बढ़ रही है। अब आप आज मान लो स्टॉक मार्केट में एक आप शेयर खरीदते हो, मैं आपसे चलो एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपया लगाना है, ठीक अब है। आप एक परचून की दुकान खोलना पसंद करोगे या मिस्टर मुकेश अंबानी के साथ पार्टनरशिप करना पसंद करोगे? चॉइस आपकी है। अंबानी जी क्यों? क्यों? ही इज अ मैन। अरे मैन तो आप भी हो। नहीं, ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ। आपको उनका प्रूवन रिकॉर्ड है Exactly. कि इन्होंने लाइफ में कुछ फोड़ा है। आपकी दुकान चलेगी या नहीं आपको नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं उसका। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, यहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं करते बड़े बड़े लोगों के साथ, यहाँ लोग स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेशन में आप खोते हैं, इन्वेस्टमेंट में तो लोगों की वेल्थ बन जाती है सूनर और लेटर। ओके, हाँ, परफेक्ट। सो बिजनेस और ट्रेडिंग दोनों करने वाले फाउंडर ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं या ज़्यादा कंफ्यूज? सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं जी। इंटरेस्टिंग। आपके हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम क्या है, फेक ट्रेडिंग कोर्सेज या गेट रिच क्विक बिजनेस आइडियाज़? मेरे हिसाब से, दोबारा पूछना सवाल। आपके हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम क्या है, कि फेक ट्रेडिंग कोर्सेज या फिर जो जल्दी अमीर बनाने वाले बिजनेस आइडियाज़? जल्दी अमीर बनाने वाले बिजनेस आइडिया। वेरी ट्रू। अब इसी के साथ कर लेते हैं सर एक वन लाइन रैपिड फायर, एक लाइन में जवाब बिल्कुल देना है जी, बस। बिल्कुल। इसमें मज़ा आएगा काफ़ी। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ गलत मैं पूछ लूँ मुझे बता देना प्लीज़। आपने ट्रेडिंग चूज़ किया जब आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस था, जब आपने ट्रेडिंग चूज़ किया? बिजनेस में बहुत सी जल्दी है जी, जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर परेशानी, it. बिजली, प्लॉट, ये वो, कम से कम 50 जगह से परमिशन लेनी है, पैसा लगा दो, उधार दे के भूल जाओ, जिससे पैसा मांग लो उसको ये भी बताना पड़ता है कि यार मेरे घर में ये परेशानी है, तू पैसा, मतलब अपने पैसे मांगने के लिए भी उसे रीज़न देना पड़ता है। क्या बात है। और बिजनेस और गैम्बलिंग में असली फ़र्क क्या है, अगर आपको वन लाइन में बताना हो तो? बिजनेस आप सीख के करते हैं, गैम्बलिंग आप हाँ या ना में करते हैं। क्या बात है। स्टॉक मार्केट जो लोग सीख के करते हैं उनके लिए वो बिजनेस है, और जो लूज़ कर रहे हैं पैसा बगैर सीखे उनके लिए गैम्बलिंग है। क्या बात है। और फाइनेंस क्रिएटर बनना आसान है या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना? दोनों ही आसान है, सीख जाओ तो दोनों जर्नी आसान है। दोनों ही आसान है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या बेचा जाता है, वन लाइन में अगर आपको बताना हो कुछ? जो लोग स्क्रीनशॉट दिखाते हैं वो सब फेक है। अमेजिंग सर। एक ट्रेडर को बिजनेस ओनर बोलना सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे साहब, एक दुकानदार 1 करोड़ की दुकान खोलता है, वो टर्नओवर करता है 5, 7, 10 लाख रुपए महीने की। बिल्कुल। हम 1 करोड़ डालते हैं भाई साहब, 500 करोड़ की टर्नओवर करते हैं। हम देश को कितना टैक्स दे रहे हैं, कितना सब कुछ दे रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा कैसे हम किसी और को आगे बोल सकते हैं? ये भी बात है। और आपके हिसाब से एक ट्रेडर का असली प्रोडक्ट क्या है? ज्ञान। इट्स ए बिग लेसन। लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं, एक लाइन में बताइए आप। बगैर सीखे करोगे तो जुआ खेल रहे हो, ट्रेडिंग क्या कर रहे हो आप? क्या बात है। आपके लिए ट्रेडिंग पैशन है या सिर्फ इनकम सोर्स? दोनों। ठीक है, अब मैं एक लोगों से यहाँ सवाल पूछता हूँ। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने एक दुकान खरीदी, उसने 5 ABCD 4 तरह के बिस्किट रखे। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, ठीक है, अब A बिस्किट सबसे ज़्यादा बिका, B कम बिका, C और कम बिका, और D बिका ही नहीं। ठीक है। आप अगली बार D करोगे? नहीं करोगे ना, आप इन 3 पे ही फोकस करोगे। Very true. थोड़े दिन बाद कहोगे C को भी हटा, A और B बेचेंगे। बिल्कुल। तो स्टॉक मार्केट में जब आपको पता है कि आपका लॉस हो रहा है कहीं, आप दोबारा वही काम क्यों करते हो? आप क्यों नहीं एजुकेशन लेके ठीक से A B पे आ जाते? ये बहुत बड़ी गलती है। ये क्या समझना इतना रॉकेट साइंस है? कोई मार्च से आएगा इसे समझाने? मुझे पता है कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए, वो 0 हो गए। दोबारा मैं क्यों लगा रहा हूँ, तिबारा मैं क्यों लगा रहा हूँ, 4 बार क्यों लगा रहा हूँ, 50 दफ़ा क्यों लगा रहा हूँ? मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने, बोले सर हमने 5 लाख से शुरू किया था, तो बस 5 ही लाख का लॉस है। नहीं सर, आज 2.5 करोड़ के लॉस में। क्या बात। तो यहाँ क्या है, लोगों को लगता है कि बस मैं ही कमा सकता हूँ, तो भाई फिर तो देना ही है ना पैसा। फिर वही सीखा क्या है आपने? आपके वाली बात है, माइंडसेट की कमी है बस। कहीं ना कहीं। ओके। एंड एक बिगनर ट्रेडर को पहले फोकस क्या होना चाहिए? एजुकेशन सर, किसी भी चीज़ में घुसना है, सीखना पड़ेगा। क्या बात है। और आप ट्रेडिंग से क्या सीखे जो बिजनेस में नहीं सीखा आपने? पेशेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। और एंड क्वेश्चन आपका ये है कि एक लाइन में बिजनेस वर्सेस ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ कौन सा देता है आपको? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। क्या बात है। ग्रेट दीपक जी, और आपने वन लाइन के अंदर जो लोगों के डीप क्वेश्चन क्लियर कर दिए ना, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सर, बहुत थैंक मजा यू आया। कार्तिक Thank भाई, you so थैंक much यू, दीपक थैंक्स जी मुझे for बुलाने के inviting लिए। me.
फॉर इनवाइटिंग मी नहीं, फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे वही आदत पड़ी हुई। सॉरी। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन।